हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सेकंड पार्ट ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में ये चीज देखा था कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है, सेक्रेटरी का रोल क्या होता है और सेक्रेटरी किस तरीके से काम करता है। यदि आपने अभी तक की हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसे देखकर आइए ताकि आपको सेकंड क्लास और ज्यादा अच्छे से समझ सके। यदि आपको इन क्लासेस में कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देंगे आपके डाउट्स, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपकी वीडियोस क्लियर करके दे सके। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, जो पेज नंबर 4 है। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस पढ़े थे, तो आज जब पेज नंबर 4 और 5 पे जो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में, पेज नंबर 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्रेटरी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके सिलेबस से कैंसल कर दिए गए हैं। यानी अब आपको ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। ये आप पढ़ेंगे, एक बार खुद रिवाइज कर लेंगे, बट इससे इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्रेटरी पेज नंबर 4 और 5 पे जो दिया है, इससे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो फिलहाल हम इसको स्किप कर देंगे और हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे, आज के टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। आज हम टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी कंप्लीट करेंगे कि सेक्रेटरी कितने टाइप्स के रहते हैं और सेक्रेटरी का फंक्शन क्या क्या रहता है। सो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, दो तरीके के सेक्रेटरी रहते हैं। एक पर्सनल सेक्रेटरी रहता है और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी रहता है। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? जो पर्सनल असिस्टेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है, किसी और के लिए काम नहीं करने वाला। जिसके डॉक्टर के लिए कंपाउंडर, किसी सीए के हाथ के नीचे उसका एक पर्सनल असिस्टेंट रहता है। हमने पिक्चर्स वगैरह में देखा है, मिनिस्टर के पीछे एक इंसान हमेशा मूव ऑन रहता है उसके शेड्यूल को मैनेज करते हुए, तो वो पर्सनल सेक्रेटरी हो गए। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन से सेक्रेटरी है? जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अलग अलग टाइप्स आते हैं, जिसमें से पहला टाइप यहाँ बताया गया है, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। याद रखिए, पर्सनल सेक्रेटरी दो टाइप के, पहला पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी के नीचे कोई टाइप नहीं आते। पर्सनल सेक्रेटरी एक ही सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के नीचे 1 2 3 4 ऐसे 4 टाइप आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ये चारों टाइप पर्सनल सेक्रेटरी के रहेंगे। हम आगे इसको पढ़ेंगे कि ये चारों टाइप किस तरीके से काम करते हैं, बट सबसे पहले हम पर्सनल सेक्रेटरी पढ़ेंगे कि पर्सनल सेक्रेटरी किस तरीके से काम करता है। तो पर्सनल सेक्रेटरी होता क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए। पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, ऐसे दो नामों से इसे जाना जा सकता है। आप पर्सनल असिस्टेंट, जिसे पीए बोलते हैं ना, बोले मेरा पीए कहाँ है, तो वो पीए को ही पर्सनल असिस्टेंट बोला जाता है और उस पर्सनल असिस्टेंट को ही पर्सनल सेक्रेटरी बोला जाता है। ये इंडिया का या पूरे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी है। अक्सर पुराने जमाने में भी जो राजा महाराजा लोग रहते थे, उनके दरबार में जो मंत्री रहते थे, उसमें से एक उनका पर्सनल मिनिस्टर रहता था, जो पर्सनल सेक्रेटरी रहता था उनका, जो उनके सेक्रेटरियल वर्क करता था। तो ये सबसे पुराना टाइप है। और पर्सन सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है वो देखिए। अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय अ बिजी इंडिविजुअल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आप लोग सेक्रेटरी थोड़ी अपॉइंट करोगे कि सर वो मेरा सेक्रेटरी कल छुट्टी पे था ना, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया, वो काम मेरे सेक्रेटरी का है, मैं बड़ा बिजी रहता हूं ना, तो मेरा सेक्रेटरी वो काम करके देता है। तो ऐसा आप लोगों के लिए इस केस में तो पॉसिबल नहीं है। तो एक जो बिजी पर्सन्स रहते हैं, वो बिजी पर्सन्स ही सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, इन लोगों के पास कोई बिजनेसमैन है, इन लोगों के पास पर्सनल सेक्रेटरी रहेंगे। कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, इनके पास सेक्रेटरी रहेंगे टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस एंड डे टू डे रूटीन वर्क। याद रखिए, हमने ये फंक्शन में पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि सेक्रेटरी का काम क्या है, टू करस्पॉन्ड, टू कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स एम्प्लॉयर। यानी अपने मालिक के बोलने पर, अपने जो इसके हाथ के नीचे वो काम कर रहा है उसके लिए वो करस्पॉन्डिंग का काम करता है, लोगों से बात करता है, लेटर राइटिंग है, ये है। तो सेक्रेटरी का काम क्या है पर्सनल सेक्रेटरी का? देखो 3 पॉइंट याद रखेंगे। कौन से 3 पॉइंट याद रखेंगे? पहला,
पर्सनल सेक्रेटरी को पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इट इज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल है। और तीसरा, उसका काम है करस्पॉन्डेंस करना और हमारे डे टू डे एक्टिविटी को कंप्लीट करना। बस ये तीन ही चीजें याद रखोगे तो आपके पर्सनल सेक्रेटरी का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जिसकी यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है, ये एक इंसान है जो बिजी वर्क कर रहा है और ये इंसान उसका सेक्रेटरी है। ये इसको कुछ तो भी काम दे रहा है, देखो कि भैया ये लेटर राइटिंग लिख कर ला, ये कंप्लीट करके लेकर आ। तो ये जिम्मेदारी उस सेक्रेटरी की रहती है जिसे उसे कंफर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सनल सेक्रेटरी। यहां वही बात रिपीट हो रही है कि पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है। तो हमने अभी देखी कि जो बिजी इंडिविजुअल रहते हैं वही अपने पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं टू लुक आफ्टर देयर अदर वर्क सो एज टू इनेबल देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी वर्क। यानी समझिए इस बात को क्या बोला है, बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर देयर वर्क। बिजी इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया जाता है, क्यों अपॉइंट किया जाता है बिजी इंडिविजुअल्स को? बिजी इंडिविजुअल्स जो रहते हैं, जिसकी सेक्रेटरी है, वकील है, कोई एलएलबी ग्रेजुएट है, कोई अलग अलग पोस्ट पे लोग काम करते हैं, तो ये लोग अपॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके नॉन कोर एरियाज रहते हैं, नॉन कोर एरियाज मतलब जो नॉन इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, वो अपने नॉन इंपॉर्टेंट काम एक सेक्रेटरी से करा कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेंट्रेट कर सके अपने प्राइमरी वर्क पे। कॉन्सेंट्रेट और प्राइमरी वर्क बोलने का मतलब क्या है? जो इनका मेन काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर का काम क्या है? अपने हॉस्पिटल के बाहर बैठकर ये रिकॉर्ड करना कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट जा रहे हैं, दवाया लेकर आना, ड्रिप चढ़ाना, ये उस डॉक्टर का काम है। डॉक्टर का मेन प्रेफरेंस, मेन प्राइमरी वर्क ट्रीटमेंट रहेगा। जाहिर सी बात है, डॉक्टर का प्राइमरी वर्क क्या रहेगा? ट्रीटमेंट करना। तो वो डॉक्टर ट्रीटमेंट पर ही ध्यान देगा और ये जो बाकी के काम है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, किसको कौन सी मेडिसिन लिख के दी गई है, कौन सा पेशेंट टाइम पे मेडिसिन ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये कौन देखेगा? ये उस डॉक्टर का सेक्रेटरी देखेगा। उसी तरीके से लॉयर है, इंजीनियर है, सीए है, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई लीडर है, कोई मिनिस्टर है, तो इन लोगों को हम लोग पर्सनल सेक्रेटरी बोल सकते हैं। याद रखिए, जो मिनिस्टर के पीछे जो रहेगा वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी रहेगा। उसी तरीके से पॉलिटिशियंस है, एक्टर्स है, जो एक्टर्स की डेट वगैरह फाइनल करते हैं, कौन सा फ्री है, कौन सा नहीं है, तो इस तरीके से ये लोग अपने सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। यदि हम पर्सनल सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशन की बात करें कि सर एक पर्सनल सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, तो याद रखिए पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रूल बुक में बताया नहीं गया है कि उसने इस क्वालिटी को एक्वायर करना चाहिए। बट ये चीज बोली जाती है कि वो पढ़ा लिखा रहना चाहिए, वो ग्रेजुएट डिग्री उसके पास रहनी चाहिए, उसके अंदर गुड कमांड रहना चाहिए ओवर लैंग्वेज, उससे बाकायदा बात करते आनी चाहिए लोगों से, उसे कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए ताकि वो हमारे टाइपिंग वगैरह के काम कर सके, एंड इंटरनेट स्किल have now become a necessity, a qualification depend on the requirement। यही एक सेंटेंस सबसे काम का है। The qualification of personal secretary PA depend on the requirement of the employee of that profession। यानी गवर्नमेंट के तरफ से या रूल बुक में कहीं भी पर्सनल सेक्रेटरी का कोई क्वालिफिकेशन लिखा नहीं है, सिर्फ ये कॉमन बातें हैं जो उसमें रहनी चाहिए। उसको कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, उसको प्रॉपर लैंग्वेज का नॉलेज रहना चाहिए, उसको बाकायदा लिखते आना चाहिए, वो ग्रेजुएट रहना चाहिए। ये कॉमन वर्ड्स है जो रहने चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। क्या बोला गया है? द क्वालिटी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी उसकी एम्प्लॉयमेंट किसके पास में है उसके ऊपर डिपेंडेबल है कि उसके पास कौन से क्वालिफिकेशन रहने चाहिए, जिसके अभी हमने देखे थे ना। मैं फिर एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या बोला गया है। डॉक्टर यदि सेक्रेटरी अपॉइंट करता है तो जाहिर सी बात है वो बीएससी फैकल्टी से किसी को अप्लाई करेगा। लॉयर यदि कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करता है तो जाहिर सी बात है वो एलएलबी ग्रेजुएट ही रहेगा। यदि इंजीनियर कोई अपॉइंट कर रहा है तो वो इंजीनियर डिपार्टमेंट के ही किसी को असिस्टेंट रखेगा।
और सीए यदि किसी को अपॉइंट करता है तो वो कॉमर्स फैकल्टी से ही किसी ना किसी को अपना सीए बनाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डॉक्टर किसी बीकॉम वाले को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना ले, क्योंकि बीकॉम वाले को क्या पता है डॉक्टरी के बारे में, क्योंकि डॉक्टरी और बीकॉम में तो इतना फर्क है कि हमारे लिए डीआर का मतलब डेबिट होता है और डॉक्टर के लिए डीआर का मतलब क्रेडिट, डॉक्टर के लिए डीआर का मतलब डॉक्टर होता है, हमारे लिए सीआर का मतलब क्रेडिट, तो शायद वो कंपाउंडर बोल दे सीआर का मतलब। तो जमीन आसमान का फर्क रहता है, इसलिए बोला गया है कि डॉक्टर का इंजीनियर जो सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर का सेक्रेटरी है वो एक जैसा नहीं रह सकता। यू आर फ्री टू डिसाइड योर ओन सेक्रेटरी, कि आपको अपने सेक्रेटरी में कौन सी क्वालिटीज चाहिए, कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे और उसके बाद में ही आप अपने सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हमने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी ऐसे 4 टाइप के रहते हैं, हम ये चारों टाइप आज देखेंगे। बट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता क्या है पहले ये समझिए। अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट हो रही है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोला जाता है। इंडिविजुअल अपॉइंट करेगा तो वो इंडिविजुअल सेक्रेटरी यानी पर्सनल असिस्टेंट या पीए होता है या पर्सनल सेक्रेटरी होता है। बट यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था किसी को एज अपॉइंट कर रही है सेक्रेटरी, तो उस सेक्रेटरी को इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोला जाएगा। हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का पहला टाइप पढ़ते हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होता है। सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले ये पढ़िए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट द सोशल, एजुकेशनल, कल्चर, आर्ट एंड स्पोर्ट एक्टिविटी, प्रमोशन के लिए बनाई जाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने के लिए चलाई नहीं जाती, इसका पैसों के लिए कोई रोल रहता नहीं, ये सोशल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए चलाई जाती है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चलाई जाती है। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस है तो ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में आ जाएंगी क्योंकि एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। कल्चरल प्रमोशन, जिसकी कल्चरल ग्रुप रहते हैं ना, कोई आर्ट ग्रुप रहता है, कोई स्पोर्ट क्लब रहते हैं अलग अलग, आपने देखा होगा हिंगन घाट में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब काम करते हैं, कोई फुटबॉल के लिए काम करता है कुछ, तो वो क्लब में भी सेक्रेटरीज रहते हैं। तो वो सेक्रेटरीज, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है विद द इंटेंशन टू प्रोवाइड सर्विस। देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ, ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को, विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। हमारा उद्देश्य क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम ये सर्विस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट नहीं किया जाता। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस के जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं रहता बल्कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का रहता है। तो यहाँ पे भी सेक्रेटरी की जरूरत रहती है। अपॉइंटमेंट की यदि बात करें तो सेम एज अ पर्सनल सेक्रेटरी, द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन लुक आफ्टर मैनेजमेंट कमिटी। कौन चलाता है, मैनेजमेंट कमिटी। जैसे आपकी स्कूल कॉलेजेस में भी एक मैनेजमेंट रहता है, एक कमिटी रहती है, हर स्कूल्स में, हर कॉलेज में, यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में आप जाते होंगे तो तीन चार मेन लोग रहते हैं ना जो पूरी उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट कमिटी उसे चलाती है और वही लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं मेंबर को। और क्या बोला है, विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर, यानी जो मैनेजमेंट कमिटी में कौन कौन है ये कौन डिसाइड करेगा, वहां के मेंबर डिसाइड करेंगे और फिर वो लोग सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे। सेक्रेटरी दो तरीके से रहता है सकता है, एक फुल टाइम रह सकता है और एक पार्ट टाइम रह सकता है। फुल टाइम और पार्ट टाइम में क्या फर्क है, फुल टाइम सेक्रेटरी यानी वो दिन भर उसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर काम करेगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। और पार्ट टाइम सेक्रेटरी यानी क्या, उसका साइड में कुछ तो भी और एक बिजनेस है, वो अच्छे से कहीं काम कर रहा है और वो साइड बाय साइड, आपका साइड बिजनेस बोलते हैं ना, तो वो साइड में अगर कोई काम कर रहा है तो पार्ट टाइम। ये चीज मैं आपको आगे समझा के देता हूं आज की ही क्लास में। पर्सनल वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस या हॉनोरेरियम बेसिस पे वो काम कर सकता है। ये एग्जांपल दिए गए हैं कि इन एग्जांपल्स के इन ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल सेक्रेटरी नॉन अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है।
यदि क्वालिफिकेशन की बात करोगे आप लोग कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तो इसका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड सेम है जैसा पीए का था, पर्सनल असिस्टेंट का था। नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन बताया नहीं गया है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काम है उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपका सेक्रेटरी कौन बनेगा। वही बेसिक नॉलेज बताया गया है कंप्यूटर का, करस्पॉन्डेंस का, ग्रेजुएट रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग। जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन अलग रहेगा, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशन अलग रहेंगे। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको किस क्वालिफाइड इंसान को अपना सेक्रेटरी बनाना है। फिर आता है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन, सहयोग करना, मदद करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में पत संस्थाएं बोला जाता है। हिंगन घाट में बहुत सारी पत संस्थाएं काम करती है। आपने यवतमाल अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा, तो उसका पूरा नाम सुनिए ना, क्या है? यवतमाल अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, विदर्भ मर्चेंट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निर्मल उज्जवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती है। किस उद्देश्य से? वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? सह इच्छा से। आप जबरदस्ती कोऑपरेशन नहीं करवा सकते। अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो बनिए, नहीं बनना है तो मत बनिए। वॉलेंटियरी है। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि मिनिमम कितने मेंबर रहते हैं। पता रहना चाहिए मिनिमम 10 members are required to establish a cooperative society. In Maharashtra, this society are registered under the Maharashtra State कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या है? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। यानी महाराष्ट्र में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की स्थापना की जाएंगी वो किसके भरोसे की जाएंगी? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत की जाएंगी। Its main object is to provide service to their member. Example: cooperative bank, cooperative housing society, cooperative housing society, consumer cooperative society। ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। फिर यदि उसकी अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अभी हमने देखा कि द मेंबर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल मैनेजमेंट कमिटी। जैसे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 200 लोग हैं, 200 मेंबर्स है, तो वो 200 मेंबर मिलकर एक मैनेजमेंट कमिटी बनाएंगे और वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, कि एक मेंबर को सेक्रेटरी बना दिया जाता है। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क ऑन हॉनोरेरियम बेसिस। किस बेसिस पे काम करता है? हॉनोरेरियम बेसिस पे, जिसे मानधन बोला जाता है। फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फुल टाइम सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ी है तो आप सैलरी बेसिस पे फुल टाइम सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये सब लोगों ने मिलकर इस एक इंसान को सेक्रेटरी बनाया है। तो इस तरीके से सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इसके नेक्स्ट चीज से आपको शायद और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है गोकुलधाम को हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर होंगे उन सब ने मिलकर 3-4 लोगों को कमिटी मेंबर बनाया है और उन कमिटी मेंबर्स में से किसी एक को, इस इंसान को, मिस्टर आत्माराम तुक्काराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, तो इस इंसान को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो इनका भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रहता। जरा ध्यान से देखिए, आपको मैं बोला था ना फुल टाइम और पार्ट टाइम क्या रहता है। अगर इस इंसान की बात करो तो ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का ही काम करते हैं क्या? नहीं, इनका अचार पापड़ का बिजनेस है, इनका ट्यूशन क्लासेस का बिजनेस है और इनके बहुत सारे बिजनेस है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये सोसाइटी का काम कैसे करते हैं? पार्ट टाइम में करते हैं, साइड बाय साइड करते हैं। अगर फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करने का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा, तो वो फुल टाइम सेक्रेटरी होता है। पार्ट टाइम सेक्रेटरी ने अपने काम के साथ साथ सेक्रेटरी के काम को भी पूरा करना।
ये जिम्मेदारी उस पार्ट टाइम की रहती है, ये साइड बाय साइड सेक्रेटरी की रहती है। होप अब आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी समझ गए होंगे। क्वालिफिकेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों चारों जगह हम एक जैसा क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं। द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। उसका भी क्वालिफिकेशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी वही क्वालिटी रहनी चाहिए जो हम अभी तक के पढ़ रहे हैं। वो ग्रेजुएट रहना चाहिए, उसको जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उस एक्ट का पूरा नॉलेज रहना चाहिए, उसको प्रॉपर लेटर राइटिंग करते आना चाहिए, उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करते आना चाहिए। तभी ऐसे एक इंसान को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बना सकते हो। फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी में भी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाती है, कंपनी में भी सेक्रेटरी रहता है। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन रहता है? पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी समझिए क्या रहता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी, वन ऑफ द लार्ज स्केल। कंपनी लार्ज स्केल पर काम करती है, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, मित्तल इंडस्ट्रीज है। तो ये स्मॉल स्केल पर काम थोड़ी करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमेशा लार्ज स्केल पर काम करती है। द कंपनी सेक्रेटरी इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द की ऑफिसर इन द कंपनी। कंपनी में कंपनी का जो सेक्रेटरी रहता है, सीएस, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मानता है और वो उसको बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम उसको ऑर्गेनाइजेशन के संभालने पड़ते हैं। उसी को आप कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी बोल सकते हो। जिसकी ये अगर कंपनी की बात की जाए तो ये अलग अलग कंपनी है, बजाज कंपनी है, टाटा कंपनी है, एप्पल कंपनी है। तो ये सारी कंपनियों में सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं और वो सेक्रेटरी इन कंपनी में की मैनेजरियल रोल के काम करते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ आपको कंडीशंस दी गई है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी की कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या बोला गया है? द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनी इज फॉर्म। जैसे ही कंपनी फॉर्म किया जाता है, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि कल से हमारी कंपनी चालू हो रही है, तो तुरंत सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया जाता है ताकि वो बिजनेस के हर कंसेप्ट को, हर काम को अच्छी तरीके से निभा सके। कंपनी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ के नीचे ही काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? ये वो लोग रहते हैं जो कंपनी चलाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कंपनी अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एज पर द कंपनी एक्ट 2013। ये चीज याद रखिए कि कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करोगे उसका क्वालिफिकेशन कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है। तो रूल जो 2013 में लिखे हैं उसी के हिसाब से आप कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हो। किसी दूसरे को आप सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते। और उसका क्वालिफिकेशन क्या है? एज पर द सेक्शन 203 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013। 2013 के सेक्शन 2003 में क्या लिखा है? 203 में कि a company secretary must be a member of an Institute of Company Secretary of India, ICSI का उसे मेंबर रहना जरूरी है। ये मेंबर कैसे बनते हैं? आपने सीए के लिए सुना होगा कि सीए के लिए 5 साल का कोर्स आता है, 5 ईयर कोर्स रहता है। यानी अगर आपको सीए बनना है तो आपको पहले आईसीएआई में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। 5 साल का क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप सीए बनोगे। उसी तरीके से 5 साल का एक कोर्स आता है सीएस का। सीएस स्टैंड फॉर कंपनी सेक्रेटरी। जिस तरीके से 5 साल का सीए का क्वालिफिकेशन रहता है उसी तरीके से 5 साल का सीएस का क्वालिफिकेशन आता है। उस डिग्री को अप्रूव करने के बाद ही आप किसी भी कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो, उसके पहले नहीं। और ये हमारा लास्ट फॉर्म है आज की क्लास का, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें भी सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट की जाती है। जिसकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसकी होम मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज रहती है जो मिनिस्ट्री अलग अलग लेवल पे काम करती है, फिर वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो। वो मिनिस्ट्री के तहत आपकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है एज अ गवर्नमेंट सेक्रेटरी। तो अपॉइंटमेंट कैसी होंगी जरा ध्यान से देखिए, कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। In the function of government of India and state government, a secretary is the administrative head of the ministry or department.
जिस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहेगा उस डिपार्टमेंट का उसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माना जाता है। इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी होल्ड पोजीशन एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट? फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल सेक्रेटरी रहेगा, डिफेंस डिपार्टमेंट में डिफेंस सेक्रेटरी रहेगा और होम मिनिस्ट्री के अंदर होम सेक्रेटरी रहेगा। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में, पीएमओ में अलग अलग सेक्रेटरी। याद रखिए, यहां से दो बात समझिए। पीएम प्रधानमंत्री का यदि कोई सेक्रेटरी है तो पर्सनल असिस्टेंट हुआ, जो किसका सेक्रेटरी है? पीएम का सेक्रेटरी है। प्रधानमंत्री का यदि कोई सेक्रेटरी है तो वो पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन पीएमओ का, प्रधानमंत्री ऑफिस का यदि कोई सेक्रेटरी है तो जो पीएमओ का सेक्रेटरी रहेगा वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी में आएगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आएगा। और यदि उसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि कोई भी इंसान को आप गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बना नहीं सकते। एक ऐसा इंसान जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री है, जिसने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर किया है, यूपीएससी बोलो या एमपीएससी बोलो, या सिंपल लैंग्वेज में जो आईएएस है या आईपीएस ऑफिसर्स है जिसने यूपीएससी और एमपीएससी को क्रैक किया है, ऐसे ही इंसान को, सिविल सर्विसेज वालों को ही आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बना सकते हो। किसी और को सेक्रेटरी अपॉइंट किया नहीं जा सकता। होप आपको सारे के सारे टाइप समझ में आए होंगे। इन एनी डाउट आप इस वीडियो को एक बार वापस देख सकते हैं, और यदि कोई डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर करके दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।